उत्तर प्रदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए आपका विज्ञापन के लिए अधियाचन जो है भेजा जा चुका है। इसमें कुल कितने पद होंगे, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस है, क्या बीएड वाले इसमें ही अप्लाई कर सकते हैं या डीएलएड वालों को भी इसमें मौका मिलता है। इसके साथ साथ इसका जो सिलेबस है, क्योंकि इसको जो एग्जाम्स को कराता है वो कराता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम आते ही आपके दिमाग में एक बात स्पष्ट हो जाती होगी कि इसका पेपर जो है उस साधारण स्तर का नहीं आता है, लेवल थोड़ा उच्च लेवल का होगा। दूसरी बात ये है क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी है, अधिकारी इस पद के बाद में लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा ये पद है। तो ये जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स का पद है और इसका जो ग्रेड पे है वो 4800 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो पद है ये राजपत्रित अधिकारी की ओर संकेत करता है। इतना बड़ा पद होने के लिए, क्योंकि इसका जो है उत्तर प्रदेश के यूपी के जितने भी आपके ब्लॉक हैं, ब्लॉक प्रत्येक जिले में कई ब्लॉक होते हैं, तो प्रत्येक ब्लॉक के जो आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कॉलेज हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि जो आपके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कॉलेज हैं वो आपके सभी गांवों में हैं। तो इन कॉलेजों के जो रखरखाव की जिम्मेदारी होती है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होती है। तो प्रत्येक आपका जो ब्लॉक होता है उसमें एक ब्लॉक एजुकेशन होता है, अर्थात एक खंड शिक्षा अधिकारी का जो है पद होता है। अब जैसे कि यहाँ पर पिछले 10 दिसंबर से आपके लिए एक सूचना जारी की गई थी जिसमें बताया गया है कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के कुछ पद रिक्त हैं जिसके लिए जो है अधियाचन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर सरकार से अनुमति मांगी गई है कि इन पदों पर जल्द ही जो है भर्ती की जाए ताकि आपकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि जब अधिकारी ही नहीं होगा तो निचले स्तर के कॉलेजों का रखरखाव आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जितने भी आपके ब्लॉक के अंतर्गत आपके विद्यालय आते हैं उनकी जिम्मेदारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की होती है और इनके अंतर्गत जो काम करते हैं वो करते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी से बड़ा पद ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का होता है। तो कुल मिलाकर के आपने इसके कार्य को और वेतन को समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशंस की और साथ ही साथ डीएलएड का भी हम स्पष्ट करेंगे कि क्या इसमें डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी समझ सकते हैं, यदि इसकी योग्यता की बात की जाए तो योग्यता में मुख्य रूप से जो आपसे मांगा जाता है वो देखिएगा ग्रेजुएट आप होने चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो अनिवार्य योग्यता है वो है इसमें बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, और इसमें भी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या इसके जो समकक्ष कुछ डिग्री होती हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालय कराते हैं तो वो आपके पास हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब ये समकक्ष का नाम आते ही इसमें डीएलएड की बात हो जाती है कि क्या डीएलएड इसके समकक्ष है या नहीं। तो देखिएगा डीएलएड वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो डीएलएड का ये जो माना जाता है ये एक तरीके का डिप्लोमा है और ये जो है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का एक डिप्लोमा है, तो ये बीएड के बराबर आपका नहीं माना जाता है। इसलिए जो डीएलएड वाले हैं वो इस पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट है कि डीएलएड या बीटीसी वाले कैंडिडेट जो हैं इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ यदि आप बीएड हैं या इसके समकक्ष कोई आपने डिग्री की हुई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात करती हैं इसकी आयु सीमा के संबंध में। तो देखिएगा आयु सीमा जो है इसकी वो यहाँ पर 21 से 40 वर्ष तक आपकी रखी जाती है। तो ये 21 से 40 वर्ष तक आपकी एज रखी जाती है। इसमें क्या है कि ओबीसी कैंडिडेट्स है उनको जो है 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, एससी कैंडिडेट्स है, एसटी कैंडिडेट्स है या फिर आपकी जो है महिला कैंडिडेट्स हैं तो इनको जो है यहाँ पर 5 वर्ष अतिरिक्त दिए जाते हैं। आपको जो आयु में छूट है, अर्थात इनको जो है 45 ईयर्स तक मान्य किया जाता है कि आप इतनी वर्षों तक अपना आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इसके यदि पदों की बात की जाए तो जो अधियाचन से स्पष्ट हुआ है तो कुल मिलाकर के 199 पद आपके जो हैं
वो रिक्त हैं, अर्थात 199 पदों के लिए इसमें आवेदन आपसे मांगे जा सकते हैं। अब इसके लिए जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा, तो इसका स्पष्टीकरण मैं आप लोगों के लिए कर दूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो सिलेबस में मुख्य रूप से इसमें जो है, क्योंकि अधिकारी का पद है तो आपके 2 एग्जाम्स होते हैं। एक एग्जाम्स होता है आपका प्री एग्जाम, तो प्री एग्जाम्स में आपसे जो है यहाँ पर पूछा जाता है जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का जो आपका पार्ट होता है वो आपसे पूछा जाता है। और इसमें क्या है कि आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें आपसे गणित आपसे पूछा जाता है और रीजनिंग भी आपसे पूछी जाती है। तो ये जो पार्ट है इसमें आपके जो होते हैं वो देखिएगा 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और 300 अंकों का ये पेपर होता है। और ये जो पेपर होता है ये 2 घंटे का आपका पेपर होता है। कुल मिलाकर के 120 मिनट में 120 प्रश्न आपको करने हैं और 300 अंक इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। प्री एग्जाम्स केवल आपका इसलिए लिया जाता है कि आपकी जो कट ऑफ है उसका जो है आगे के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए, यानी कि मेन एग्जाम के लिए आपको जो है भेजा जाए। अब इसमें क्या है कि सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं, गणित से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से जो है आपके वो भी 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन है 100 के लगभग आपसे जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा फोकस जो है ज़्यादातर कहाँ पर करना है, सामान्य अध्ययन पर करना है। इसमें इतिहास, भूगोल, आपका विज्ञान, इस तरीके के जो सारे कंटेंट हैं वो शामिल किए जाते हैं, करंट अफेयर्स से लेकर के वहाँ तक। तो कुल मिलाकर के 120 अंकों का 120 क्वेश्चन का प्री एग्जाम्स होता है 300 अंकों का। तो ये क्या है कि आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है मेंस एग्जाम्स के लिए इस एग्जाम्स के माध्यम से। तो फिलहाल की कंडीशन में जो ज़्यादा आवश्यक है वो है प्री एग्जाम्स ही, क्योंकि यहाँ पर यदि विज्ञापन में आपसे जो है पहले प्री एग्जाम्स होगा, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा मेंस एग्जाम्स के लिए। तो मेंस एग्जाम्स के लिए जो आपको होता है वो 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है बिल्कुल वही पार्ट होता है जो आपका यहाँ पर है, सामान्य अध्ययन, गणित और रीजनिंग वाला पार्ट है। इसको जो है हम जीएस के तौर पर ही ले सकते हैं। तो पेपर 1 आपका ये हो जाता है और पेपर 1 में ये जो है यहाँ पर 200 अंकों का आपका क्वेश्चन का पेपर होता है। और मेंस की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेपर होता है ये आपका लिखित रूप में होता है, लिखित पेपर आपका होता है ये। यहाँ पर प्री एग्जाम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से आप समझ सकते हैं कि 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। तो ये जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/3 की रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पर जो मेंस एग्जाम्स है वो उसमें आपको जो है लिखित में जवाब देने होते हैं। पेपर 1 होता है जीएस के तौर पर। इसमें क्या होता है कि आपसे जो है 10 क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं विस्तृत रूप में, जो आपसे यहाँ पर 100 अंकों के होते हैं। 100 अंक यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। और ये जो है ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जो पूछे जाते हैं। और ये जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 6 अंकों का होता है और 10% आपसे यहाँ पर ये जो विस्तृत वाले हैं ये 10-10 अंकों के होते हैं। इस तरीके से 100 अंकों का हो जाता है। और ये जो 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 6 अंकों के होते हैं, अर्थात 60 अंक यहाँ से निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा जो अति लघु क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जाएंगे। अति लघु में क्या होता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 अंक का होगा, यानी कि 40 अंक यहाँ से होंगे। इस तरीके से यहाँ से 40 अंक यहाँ से लिए जाएंगे, 60 यहाँ से लिए जाएंगे और 100 यहाँ से 200 अंकों का आपका पेपर 1 हो जाता है। पेपर 2 में जो है आपसे पूछा जाता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का जो पार्ट है उसमें भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का डिवाइडेशन होता है कि आपका जो है किस तरीके से आपको लिखित में उत्तर देना है। तो 100 अंकों की आपसे सामान्य हिंदी का पार्ट पूछा जाता है और 100 अंकों का आपका जो होता है इसमें दूसरे पेपर में वो होता है पार्ट सेकंड आपका जो है निबंध का। निबंध आपसे जो है 100 अंकों का आपसे पूछा जाता है, कम से कम 700 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से मेंस का ये एग्जाम्स होता है। प्री का मैंने आपको बता दिया है। अब विज्ञापन के संबंध में इसकी जानकारी आपको दी जाए कि विज्ञापन आपका कब तक जारी होगा।
तो आयोग ने कहा है कि इसका जो विज्ञापन है वो शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जल्द ही इसकी अनुमति मिलते ही इसका विज्ञापन जारी करेगा यूपीपीएससी। तो संभावना यही है कि इस वर्ष इसका विज्ञापन ना आ पाए, तो विज्ञापन इसका 2022 में आएगा और 2022 में भी इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि देरी हो जाए, तो इसका जो विज्ञापन है वो मार्च या अप्रैल माह में आपको देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट्स का जो जवाब है वो स्पष्ट हुआ होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।